दोस्तों नमस्कार। अभी 4 तारीख को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए। सत्ता जो है वो सेना के हाथ में चली गई है और वहां का जो आम जनमानस का विरोध है, छात्रों का विरोध है, वह उसी तरह से घटित हुआ जैसे कुछ महीनों पहले साल के आसपास श्रीलंका में घटित हुआ। वहां भी लोग राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री भवन में कब्जा करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस किए। आम जनता, वही हालात बांग्लादेश में हुआ। आखिर क्यों बांग्लादेश में 30% आरक्षण आपका उन 1971 में जो लोग शहीद हुए या सत्ता या बांग्लादेश बचाने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान तब था, उसको बचाने के लिए अपने आप को समर्पित रहे, ऐसे लोगों को 30% आरक्षण दिया गया था। इस पर आंदोलन हुआ। सरकार ने इसको कम किया, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर बहाल कर दिया और परिणाम हुआ कि वहां के छात्र, नौजवान और लोग आंदोलित हो गए। परिणाम यह हुआ कि तख्ता पलट हो गया। अब आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 2-3-4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। शेख हसीना ने भारत में शरण लिया है, उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुजीब रहमान की ये बेटी है। ये अलग चीज़ है, विचार अलग हो सकते हैं, मैं इस पे कोई वो बात नहीं कहूँगा, लेकिन इनको भी समझने की आवश्यकता थी। और लोकतंत्र में जनता के नेता को पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, आप उस पर ला सकती थी, बिल ला सकती थी, तमाम सारी ला करके इसको आप रोक सकती थी, लेकिन आपने रोका नहीं, बल्कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें काफी लोग मारे भी गए। तो इस पर जनता के लोग, नौजवान, छात्र और वहां के अन्य लोग इसको अपना मुद्दा बना लिया और आंदोलन बड़े असर पड़ा गया, तो गद्दी छोड़ना पड़ा। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री का हम मानेंगे कि यह उनकी कमजोरी रही है, जिसकी वजह से उनको सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी चीज, यह वहां इसलिए उभरा, स्वाभाविक है कि आंदोलन तभी उभरता है जब जनता के बीच में, युवाओं के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में सत्ता के प्रति किसी न किसी तरह का जो है वो अपने को दबाव महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते। और दुनिया में जो बढ़ रही इस समय की समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी की। स्वाभाविक हमको यही लग रहा है कि बांग्लादेश में भी बेरोजगारी कम नहीं रही, और जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब आर्थिक परिस्थितियां परिवार में डगमगाती हैं और आर्थिक हालात पब्लिक की बजाय
केंद्र की तरफ केंद्रीकृत होता है तो इस तरह की परिस्थितियां खड़ी होती ही है। पहला काम। दूसरा काम है कि हम जनता को कैसे नियंत्रित करते हैं, शासन सत्ता कैसे नियंत्रित करती है, प्रेम से या जबरदस्ती या हिटलरशाही रवैया अपना करके। तो एक गलती तो ये रही कि शेख हसीना जी पुनः शासन सत्ता में आने के बाद इस चीज को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया। और दूसरा था कि जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से बांग्लादेश में चुनाव हुआ उसमें विपक्ष के कई हजार लोगों को, बताया तो जाता है कि 80,000 लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया जो आपसे सहमत नहीं थे, और तब चुनाव हुआ। तो ये जब इस तरह की परिस्थितियां खड़ी होती है तो ध्यान दीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ कि जिस दल के नेता को जेल में ठूंस दिया गया, तमाम लोगों को जेल में डाला गया, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। इमरान जी की पार्टी के बात मैं कह रहा हूं, जिसको वहां की सेना ने समर्थन दिया, वह 5 दर्जन सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुआ और उस दल को दबाया गया, उन लोगों को पददलित किया गया, परेशान किया गया, जेलों में डाल दिया गया, लाठियां चार्ज हुई, कितने लोग शहीद हुए। वह पार्टी 100 सीट तक पहुंच गई, सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिलहाल वहां शासन सत्ता तो भी दूसरे के हाथ में है, फिर भी इमरान जी को परेशान किया जा रहा है, उनकी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। ये शासन है पाकिस्तान की बात है, इस पर मेरा बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं है, लेकिन देखिए। और चुनाव के पहले शेख हसीना जी भारत में कई बार आई, तो क्या वो सीख कर गई, क्या वो फायदा लेकर के गई, किस पर हस्ताक्षर हुआ, ये एक अलग प्रश्न है। और भारत में भी कमोवेश आते जाते चुनाव उसी बेस पर देखने को मिल रहा था जिस आधार पर बांग्लादेश में चुनाव हुआ। हालांकि यहाँ की जनता अपनी जागरूकता का परिचय दिया, तमाम सारे प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने सत्तारूढ़ दल को अपना तेवर दिखाया। हालांकि तमाम तिकड़मों से शासन एनडीए का सामने है, वो अलग की बात। आप देखिए दूसरी चीज कि भारत के चारों तरफ चीन हमेशा हमारे खिलाफ रहता है और वो पाकिस्तान को भड़काते रहता है। जो कश्मीर का दूसरा भाग है, पाकिस्तान में है, उस पे वो अपने ढंग से हैंडल कर रहा है। बलूचिस्तान की हालात के विषय में आप जान रहे हैं। आईएसआई 1971 में आपको याद होगा तो किस तरह का बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, लड़कियों, महिलाओं का कत्लेआम किया, ये आपको याद होगा, जिस पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा और 14 दिन में उन्होंने स्वतंत्र करा लिया। तो देखिए आईएसआई क्या इन पीरियड में बांग्लादेश में पुनः सक्रिय थी? क्या चाइना का इसमें सहयोग था? क्या पाकिस्तान के लिए क्या अमेरिकी सहयोग था? इन आंदोलन में क्या कारण है कि ये लोग सक्रिय हुए? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह विश्लेषण की बात है, यह भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारत के खिलाफ अब बांग्लादेश में भी बातें उभरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना अपना हाथ पांव मारेगा, पाकिस्तान चाहेगा कि फिर यह
पूर्वी पाकिस्तान बन जाए बांग्लादेश, कोशिश करेगा। हालांकि यह थोड़ा असंभव है, लेकिन उसकी राह पर चले ये संभव है। चारों तरफ, भारत के चारों तरफ इस तरह की परिस्थितियां आई है, और भारत में राजनीति कर रहे लोग जो परिस्थितियां उत्पन्न किए उससे कम नहीं है। लेकिन भारतीय जो आम जनमानस है, अपने समझदारी से और गांधी के रास्ते पर चलते हुए बिल्कुल चुपचाप वह हर चीज करने में सक्षम रहता है, रहा है, रहेगा भी, और आज है भी। अगर कोई मुगालते में है तो रहे, चाहे हमारी सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे अन्य यहाँ के दलों के लोग हों। जो जनता के बीच में आएगा, जो जनता के साथ की जनता की बात करेगा, जनता के लिए करेगा, वो आज नहीं तो कल सफल होगा। जनता की बात करते करते, हम शहरों की बात करते करते हम बिल्कुल रेगिस्तान में पहुंचा दिए गए। तो यहाँ भी बेरोजगारी का मसला है, किसानों का मसला है। यहाँ भी बहुत जिस ढंग से ट्रीट किया गया है उसको बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। तो अब यहाँ के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में भी जो राजनीति कर रहे हैं, और विपक्ष में बैठ करके भी जो गलत रास्ते को सह दे रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों से सीख लेने की आवश्यकता है। हम लोग ये मान बैठे थे कि चलो पाकिस्तान में होता है, वहाँ सेना प्रभावी है, अन्य भी देशों में होता है इस तरीके का, सत्ता पलट हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, सेना कर देती है, और भी बहुत सारे चीज होते रहे। छोटे छोटे मुल्कों में तो ये आसान है, लेकिन बड़े देश में पाकिस्तान की आबादी कम नहीं है, लेकिन बावजूद वहाँ सेना हावी है। बांग्लादेश की अभी आबादी कम नहीं है, फिर भी हो गया। म्यांमार में हुआ वो अलग की चीज, लेकिन भारत की आबादी और चीन की आबादी बड़ी है। यहाँ कोई खूनी संघर्ष नहीं होने जा रहा, लेकिन लोकतंत्र और संविधान इतना अच्छे स्तर का है कि बड़े आसानी से, देर लग सकता है, अंधेर नहीं होगा। इसी के साथ यह सोचने की आवश्यकता है, यहाँ के हमें आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या चाहते हैं। अंधभक्तों की बात छोड़ दीजिए, वो तो जो अपनी अपनी पार्टी के अंधभक्त हैं उनको छोड़िए, लेकिन अंधभक्तों की संख्या 1 अरब 40 करोड़ में अधिकतम, चाहे जिस पार्टी के जिस धर्म के अंधभक्त लोग हैं, उनकी संख्या 25-30% से ज़्यादा नहीं है। आज भी 70% लोग, भारत के लोग, स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं, मानवीय हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज़ को अपनाना चाहते हैं, और खुद सुखी रहना चाहते हैं, और दूसरे को सुखी भी रहने देना चाहते हैं। इसी के साथ, इसी मानसिकता के साथ अच्छे भविष्य की, भारत की अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र सुनकर।